साथियों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस की चर्चा करने चल रहे हैं। भारतीय संविधान तथा भारतीय राजनीति की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 में यह केस आया था। लेकिन इस केस को समझने से पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। दरअसल पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमने इस केस का नाम लिया, लेकिन अगर आप इस लेक्चर को जो है पूरा सुनते हैं, देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको भारतीय राजनीति तथा संविधान से संबंधित तमाम प्रकार की जो बारीकियां हैं उसके संबंध में जो है आपको जानकारी होंगी। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारा लागू हुआ। उसके बाद पहला चुनाव हुआ। लेकिन इन सब के पहले हम एक चीज़ पर जो है चर्चा करना चाहते हैं, भारतीय संविधान के एक आर्टिकल के बारे में जिसका नाम है अनुच्छेद 13। एक और चीज़ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 368। एक आर्टिकल और है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 26। अगर इन सब अनुच्छेदों के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त कर लें तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का, निश्चित रूप से हमारी समझ में आ जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों को समझने से पहले हम देश की आज़ादी के पहले थोड़ा सा समझते हैं कि देश की आज़ादी के पहले की क्या पृष्ठभूमि थी। दरअसल जब ब्रिटिश सरकार अपना शासन यहाँ पर चला रही थी पूरे हिंदुस्तान में, वह कहीं ना कहीं अपनी शासन व्यवस्था, अपनी नीतियाँ जो है लागू कर रही थी, उस समय सबके लिए आज़ादी का अलग अलग मायने था। देखा जाए तो किसानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि किस प्रकार से जो शोषण और उनके ऊपर जुल्म हो रहा था उससे आज़ादी मिलना उनके लिए बहुत ही आवश्यक था। जो मजदूर थे, जो भूमिहीन थे, उनके लिए भूमि प्राप्त करना जो है एक प्रकार की आज़ादी थी। महिलाएं थी, उनके ऊपर भी तमाम प्रकार के शोषण हो रहे थे। इसी प्रकार से सब किसी न किसी तरीके से जो है बंधे हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा कांग्रेस के अन्य नेता जब देश की आज़ादी के संबंध में जब चर्चा करना शुरू किया, लोगों को इस संबंध में बताना शुरू किया, तो लोगों ने उनसे एक सवाल किया कि आखिर हम अंग्रेज़ों से अगर युद्ध करेंगे तो इससे आखिर होगा क्या? जमींदारों के उत्पीड़न से हम लोग पूरी तरीके से परेशान हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य नेताओं ने उन्हें एक आश्वासन दिया कि आपकी जो आज़ादी है उसे हम दिलाएंगे, आप हमारा साथ दीजिए। आप जानते हैं कि देश में तमाम प्रकार के किसान आंदोलन हुए, कहीं कहीं पर जो है जो आदिवासी थे वह भी उसमें शामिल हुए और महिलाएं भी आंदोलन में शामिल हुई। अर्थात अगर देखा जाए तो पूरा आम जनमानस पूरे आंदोलन में शामिल हुआ और जिसका परिणाम यह रहा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। देश की आज़ादी के बाद एक सबसे बड़ी समस्या थी कि संविधान का निर्माण करना। हमारा संविधान भी 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। अब इसके बाद जो समस्या आ रही थी उस चीज़ को जो है हमारे लिए समझना बहुत ही आवश्यक है। आप जानते हैं कि एक अनुच्छेद या भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जहां मौलिक अधिकार हमें संविधान लागू होते समय जो 6 प्रकार के अधिकार दिए गए, वहीं पर भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की परिकल्पना की गई। और नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य यह था कि समाज के जो शोषित और वंचित तबके हैं उन सबको मुख्य धारा में लाना, आय का जो है समान वितरण करना। लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक टकराव मौलिक अधिकारों से था। आप जानते हैं कि एक छोटे से उदाहरण से हम आपको समझाते हैं कि मौलिक अधिकार में एक अधिकार है अनुच्छेद 14, जिसमें साथियों नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान तथा राजनीति से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस की चर्चा करने चल रहे हैं, जिसका नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या घटना 1973 की है। इस घटना को समझने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, इसके इतिहास के बारे में चलते हैं और देखते हैं कि उसका क्या असर इस केस पर पड़ा। बात उस समय की है जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। आप पढ़े भी होंगे
किसानों के ऊपर तमाम प्रकार के जुल्म हो रहे थे, और वो जुल्म दूसरा कोई नहीं कर रहा था बल्कि जमींदार कर रहे थे, और जमींदारों को उकसाने का काम अंग्रेज कर रहे थे। दरअसल अंग्रेज जब भारत पर पूरी तरीके से अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत कर लिया तो उन लोगों ने एक काम किया कि किस प्रकार से यहाँ पर आर्थिक रूप से शोषण किया जाए, और उन लोगों ने यहाँ की ज़मीन को सबसे पहले अपने कब्जे में लिया और किसी एक व्यक्ति को जमींदार बना दिया। किसी को 1000 एकड़ की ज़मीन दे दिया, किसी को 2000 एकड़ की ज़मीन दे दिया, इसी प्रकार से किसी को 500 एकड़ की ज़मीन, और उन्हें उस ज़मीन का मालिक बना दिया और अन्य किसानों को उस पर खेती करने के लिए कहा। और वो किसान जब उस पर खेती करते थे तो उन्हें उनका छोटा सा अंश उनको दिया जाता था, और पूरा का पूरा भाग जमींदार और अंग्रेज आपस में बांट लेते थे। आप जानते हैं कि 3 प्रकार की व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने यहाँ पर किया था, एक जमींदारी व्यवस्था, एक रैयतवाड़ी व्यवस्था और एक महलवाड़ी व्यवस्था। इनके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या है। जमींदारी व्यवस्था में जैसा कि अभी हमने बताया है आपको कि बड़ा भूभाग जो है किसी एक व्यक्ति को दे देते थे। रैयतवाड़ी में भी अंग्रेज खुद शासन करते थे, लेकिन वह रैयत का मतलब होता है किसान, किसानों को उस भाग को दे देते थे। और महलवाड़ी में व्यवस्था यह थी कि किसी ग्राम सभा को वह ज़मीन दे देते थे, लेकिन कुल मिलाकर उनका एक ही मोटिव था, एक ही इंटेंशन था, यह था कि किस प्रकार से उनका आर्थिक शोषण किया जाए और उनके द्वारा उपजाई गई जो फसल है उसका अधिक से अधिक भाग खुद को लिया जाए। देश आज़ाद हो गया, लेकिन एक चीज़ और कि देश की आज़ादी से पहले जब आंदोलन अपने चरम पर था, सन 1920 या उसके आसपास जब किसान आंदोलन हो रहे थे, जमींदार जो है पूरी तरीके से अपने उत्पीड़न से परेशान हो गए, तो देश के जो नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अन्य नेता, जिनको यह दिखाई देने लगा कि अब जो है हम आसानी से जंग को जीत सकते हैं, भारत देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कर सकते हैं, तो उन लोगों ने एक काम किया कि किसानों और मजदूरों के पास गए और उन्होंने उनसे सहयोग मांगा और कहा कि आप देश को आज़ाद करवाइए, आप हमारा साथ दीजिए। किसानों ने, मजदूरों ने उनसे एक सवाल किया कि नेहरू जी एक चीज़ बताइए कि आखिर हम आपका साथ क्यों दें, हमारे ऊपर तो तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं कि हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है, हमारी उपज का जो भाग है वो अंग्रेज और जमींदार आपस में बांट रहे हैं, आखिर हमको मिल क्या रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भरोसा दिया, आश्वासन दिया उन्हें कि देश आज़ाद होने के बाद संविधान बनेगा, संविधान में सबको अधिकार दिया जाएगा और जो भूमिहीन हैं उन्हें भूमि दी जाएगी, जो किसान हैं उन्हें उनका अधिकार दिया जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, देश की लड़ाई में योगदान दीजिए। और हुआ वही। अंग्रेज उनको भगाने के लिए किसान और मजदूर सब एकजुट हो गए, फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान भी लागू हो गया, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। समस्या ये आ गई कि जो बड़े बड़े जमींदार थे, जिनके पास 1000, 2000 एकड़ ज़मीन थी, जिनके पास 500 एकड़ ज़मीन थी, अब उनके पास वो ज़मीन अभी भी थी, उनके नाम थी। अब सरकार के पास एक सबसे बड़ी समस्या बन रही थी कि आखिर इस ज़मीन को कैसे टुकड़ों में करके उन लोगों को वितरित किया जाए जो वास्तव में भूमिहीन हैं, जो आवश्यक ज़रूरतमंद हैं, उनको किस प्रकार से दिया जाए। हमने वादा तो कर लिया, लेकिन उस वादे को पूरा कैसे किया जाए। देश का संविधान भी लागू हो चुका था, सब कुछ अब जो संविधान है उसके अनुरूप जो है कार्य करना था। अब हम थोड़ा सा एक पॉइंट आपको बताते हैं कि अड़चनें कहाँ पर आ रही थी और वो दिक्कत कैसी थी। सबसे बड़ी जो समस्या आ पड़ी वह समस्या यह थी कि एक तरफ तो हमारा मौलिक अधिकार था और दूसरी तरफ नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। मौलिक अधिकारों का वर्णन जो किया गया है अनुच्छेद 13 से लेकर के 35 तक किया गया है, वहीं नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक किया गया है। अब इन दोनों में क्या विसंगतियां थी, क्या टकराव था, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं कि एक समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14, जिसमें सभी को यह बताया गया है कि एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 14, जिसमें बताया गया है कि समानता का अधिकार, अर्थात सभी
व्यक्ति, सभी नागरिक, हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, सभी, ना तो धर्म, ना तो जाति, ना तो लिंग, ना तो अन्य किसी प्रकार से जो है सभी लोग समान हैं, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन एक समस्या ये थी कि अगर भेदभाव नहीं किया जाता तो जिनके पास 1000 एकड़ की ज़मीन थी और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, अर्थात उनके पास कुछ, अब इस ज़मीन को किस प्रकार से इन लोगों को दिया जाए, यह एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि मौलिक अधिकार इनके आड़े आ रहा था कि भाई हमारा अधिकार है इस पर। और एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 31, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत हर व्यक्ति को यह आज़ादी दी गई कि अगर कोई संपत्ति उनके दादा परदादा की बनाई हुई है या उनकी है तो उसका जो है कोई कुछ नहीं कर सकता है, उनकी ज़मीन है, यह एक मौलिक अधिकार है। अब इसके बाद ये समस्या आ गई कि आखिर 1000, जिनके पास 1000 एकड़ की ज़मीन है, किस प्रकार से छोटे छोटे किसानों को, ज़रूरतमंद जो भूमिहीन किसान है, किस प्रकार से दिया जाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहला एक संशोधन किया, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किया 1951 में। उन्होंने इस संपत्ति के अधिकार में सबसे पहले एक संशोधन कर दिया। उन्होंने कहा कि संपत्ति के अधिकार में अगर जिस व्यक्ति के पास ज़मीन अधिक है तो अब एक सीमित मात्रा में उसके पास ज़मीन होगी। उसके लिए उन्होंने कर दिया कि जिस व्यक्ति के पास 1000 एकड़ ज़मीन है, अब उसके पास सिर्फ 25 एकड़ की ज़मीन होगी। इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में उन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया कि हाँ, किसके पास किस राज्य में किसी व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन रहेगी। किसी राज्य में जो है 26, किसी में 30, इसी प्रकार से जो है सब बना दिया गया। और क्योंकि वो जान रहे थे कि संपत्ति का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच जाएगा, इसलिए उन्होंने एक नई व्यवस्था बनाई, 9वीं अनुसूची का विकास किया। 9वीं अनुसूची, जिस समय भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय 8 अनुसूचियाँ थे, एक नई अनुसूची उन्होंने बनाया, 9वीं अनुसूची। और उसमें उन्होंने एक प्रावधान कर दिया कि अब भूमि सुधार से संबंधित जो पहला संविधान संशोधन किया गया, उसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किया गया। और उन्होंने कहा कि, और जो अभी हमने बताया कि 25 एकड़ की जो ज़मीन है, जो 1000 एकड़ की है, उनकी 25 एकड़ की हो जाएगी। इन सब कानूनों को उन्होंने 9वीं अनुसूची में जो है शामिल कर दिया। 9वीं अनुसूची सबसे ज़्यादा विवादास्पद और चर्चा का विषय हमेशा रहा है, क्योंकि इसमें एक चीज़ ये है कि 9वीं अनुसूची को किसी भी कोर्ट में, किसी अदालत में जो है चुनौती नहीं दी जा सकती है। और उन्होंने सबसे पहले किया कि भूमि सुधार से संबंधित इस कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया। अब जब इस क्राइटेरिया में आ गया, भूमि सुधार से संबंधित, संपत्ति के अधिकार से संबंधित जो भी मामले थे, इन 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। इस संपत्ति के अधिकार में एक और भी संशोधन किया गया, संविधान संशोधन किया गया। और संशोधन यह कर दिया गया कि अगर किसी व्यक्ति के पास ज़मीन है तो सरकार उस पर अधिग्रहण भी कर सकती है और लोक कल्याण के लिए कर सकती है, उसको बाकायदा उसको मुआवजा दिया जाएगा। अब मामला जब इतना हो गया तो जो बड़े बड़े राज्य थे, जो बिहार, पंजाब, वहाँ पर जो जमींदार थे, उनकी ज़मीन जहाँ पर 1000 एकड़ की थी, 2000 एकड़ की ज़मीन थी, वो सब सीमित होकर के 25 एकड़ पर आ गई। अब ये लोग जो है घबराहट में आकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। सबसे पहला जो मामला आया, शंकरी प्रसाद का मामला आया। शंकरी प्रसाद बिहार के एक बहुत बड़े ज़मींदार थे और उनकी समस्या थी कि सरकार ने उनकी ज़मीन को जो है पूरा अधिग्रहण कर लिया। उनके पास सिर्फ 25 एकड़ ज़मीन बची और इससे जो है परेशान होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि हुजूर, संपत्ति का अधिकार हमारा अधिकार है और ये जो भूमि सुधार से संबंधित जो 9वीं अनुसूची बनाई गई, इसमें हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। हमारी ज़मीन को जो है ये लोग जो है सरकार ने जो है अधिग्रहण कर लिया। कहीं ना कहीं हम एक टकराहट जो है, एक प्रकार से टकराव आ गया। अच्छा, सरकार ये जो काम कर रही थी किस लिए कर रही थी? क्योंकि जो है राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व में एक प्रावधान है 39B और 39C। इन दोनों में है कि अगर सरकार या राज्य सरकार इस बात की कोशिश करे, इस बात का प्रयास करे कि लोगों में आर्थिक जो व्यवस्था है, आर्थिक समानता है, उसको लाया जाए
और लोगों को जो है समान रूप से जो है जो वंचित और शोषित तबका है उसको जो है बराबर का बराबरी का दर्जा दिया जाए, जिससे वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। और इसीलिए जो 1000 या 2000 की जो एकड़ की ज़मीन थी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके लोगों को दी जाने लगी। शंकरी प्रसाद साहब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा कि साहब हमारी ज़मीन सरकार द्वारा अधिग्रहित की जा रही है, यह नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। लेकिन आप जानते हैं कि जब सरकार मजबूत होती है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं न्यायालय को उसकी बातों को जो समझना पड़ता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बता दिया कि जैसा आप देखिए हमें जो है काम करने दीजिए, हमें बीच में मत जो है रोड़ा मत बनिए, क्योंकि इन लोगों को हमने आज़ादी के पहले कहा था कि भैया हम आपको जो है जो भूमिहीन है उनको ज़मीन देंगे, जो किसान है उनको उनका अधिकार देंगे, इसलिए इन लोगों की ज़मीन जो है हम अधिग्रहित कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, इसलिए आप बीच में जो है कोई रोड़ा मत बनिए। सरकार की इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने समझा। सरकार ने शंकरी प्रसाद के मामले में निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई देखिए सरकार ने जो किया है वह कानून बनाकर वो काम कर रही है, इसलिए हम उसमें जो है कुछ नहीं कर सकते हैं। शंकरी प्रसाद जो है बेचारे घर वापस लौट गए और जहाँ तक हो सकता था हर जगह भूमि से संबंधित जितने भी मामले थे, जितने भी जमींदार थे, वो सभी थक हार करके जो है ज़मीन सरकार ने अधिग्रहित करना चालू कर दिया। सभी राज्यों में, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित सभी जितने भी राज्य थे, हर जगह सरकार ने जो है ज़मीन को अधिग्रहित करना शुरू कर दिया। उसमें औद्योगिक कारखाने लगाने शुरू कर दिए, उसने जो है जो भूमिहीन किसान थे उनको ज़मीन देना शुरू कर दिया। इस प्रकार से एक व्यवस्था चलने लगी। अब इसके आगे की कहानी को समझने से पहले हम थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं और समझते हैं कि आखिर उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमने एक बात बताई आपसे कि अगर सरकार मजबूत होती है तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर उसका असर पड़ता है और न्यायपालिका कमज़ोर हो जाती है। और अगर देखा जाए तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो टकराव है, अब यहीं से आप समझना शुरू करेंगे कि अब इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस आवेश के साथ, जिस वेग के साथ जो है सरकार चला रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें अस्थिरता आनी शुरू हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत हो जाती है 1964 में और प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की भी 2 साल के बाद जो है मौत हो जाती है ताशकंद समझौते के बाद। और फिर उसके बाद एक राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर चलता है कांग्रेस संगठन में ही, कहीं ना कहीं एक बात को लेकर के विवाद हो जाता है कि मोरारजी देसाई चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री बने और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो पुत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, वो चाहती थी कि हम जो है प्रधानमंत्री बने। और उसी समय एक दौर आ गया 1967 का और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस सामने आया। गोलकनाथ पंजाब के जो है बहुत बड़े जमींदार थे और वह जो है उनकी ज़मीन सरकार ने ले लिया और जिस कानून के तहत लिया उसे हम पहले ही बता चुके हैं कि भूमि सुधार के नाम पर नवीं अनुसूची में डाल करके सरकार ने उनकी 1000 की एकड़ की जो ज़मीन थी उसे ले लिया और 25 एकड़ उनके लिए छोड़ दिया कि भैया इसमें आप कमाइए खाइए, लेकिन अन्य ज़मीन हमको दे दीजिए। सरकार उसको ले रही है, भूमिहीनों को देगी, औद्योगिक कारखाने चलाएगी और उसकी जो ज़रूरतें हैं वो सब काम करेगी। आगे कहानी चलती रही और जब 1967 में जब गोलकनाथ इस मामले से आहत हुए तो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट उस समय क्योंकि ये समझ रही थी कि राजनीति का स्थिरता का दौर है, सरकार कमज़ोर है, संगठन में बहुत हलचल चल रही है, और उसने गोलकनाथ केस में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला दिया और उसने कहा कि सरकार द्वारा जो भी कानून इसके पहले बनाए गए थे वह सब अवैध है। 9वीं अनुसूची को उसने जो है बता दिया कि अवैध है और उसका जो कारण है उसको अब हम आगे समझते हैं कि किस प्रकार से जो है सरकार और न्यायपालिका के बीच में एक टकराव हुआ। उसके समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं अनुच्छेद 13 और 368 के बारे में। अगर अनुच्छेद 13 और 368 अगर आप समझ जाते हैं तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आप समझ गए हैं। हम सबसे पहले समझते हैं कि अनुच्छेद 13 क्या है। अनुच्छेद 13 एक पृथक्करण का सिद्धांत है जो है, और इस पृथक्करण के सिद्धांत को ये बताता है कि अगर भारत सरकार द्वारा, संसद द्वारा, विधानमंडल द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है, अगर कोई भी कानून बनाया जाता है जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करता हो या उल्लंघन करता हो, उस कानून को रद्द माना जाएगा, उसे शून्य माना जाएगा और उस हद तक शून्य माना जाएगा जिस सीमा तक वह मौलिक अधिकारों का हनन करता है। अर्थात मौलिक अधिकार जो है हमारे लिए सर्वोपरि है, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो इसलिए
अगर कोई भी मौलिक अधिकारों का, ये मान लीजिए मौलिक अधिकार है और ये कानून बनाया गया और ये कानून टच करते हुए इसको जो है टच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो एरिया है, जितना मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वो जो है माना जाएगा कि वो कानून रद्द हो चुका है, वह शून्य है। और उसमें लिखा गया है कि सरकार द्वारा, संसद द्वारा लाया गया कानून, उसमें लिखा गया है कि कोई अध्यादेश, उसमें लिखा गया है कि राज्य के विधानमंडल द्वारा कोई विनियम या अन्य प्रकार के जो कानून हैं, वो सभी कानून जो बनाए जाते हैं, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो ये माना जाएगा कि वो जो है उस हद तक जो है कहीं ना कहीं जो है अवैध है, उसको रद्द माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। अब हम 368 को समझते हैं। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति भारतीय संसद को देती है। सरकार का क्या कहना है, इस चीज को आप समझ जाएंगे। एक साधारण कानून होता है और एक होता है भारतीय संविधान में संशोधन। दोनों में एक अंतर है, जो राजनीति के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि इन दोनों में अंतर क्या है। साधारण कानून में, साधारण कानून सामान्य रूप से अगर लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है, इन तीन प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। और इसमें भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है कि लोकसभा से कोई कानून जो है पारित हो रहा है तो राज्यसभा में पारित होना जरूरी है और राष्ट्रपति की मुहर लगना जरूरी है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए, अगर 500 सदस्य हैं लोकसभा में, तो 500 में अगर हमारे पास आधे भी हो जा रहे हैं, 250 सांसद अगर यहाँ पर सहमति से इस कानून को पास कर देते हैं, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि कानून पास हो गया। और उसको जो है राज्यसभा में लाया गया, यहाँ पर भी आधे लोगों ने सब पास कर दिया, ये भी माना जाएगा। राष्ट्रपति ने उस पर मुहर लगा दी तो कानून बन गया। लेकिन संविधान संशोधन की अगर बात की जाए तो संविधान संशोधन में ये प्रक्रिया तो होती ही है, लेकिन यहाँ पर 2/3 बहुमत जो है प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है संविधान संशोधन में, लोकसभा से। और वही स्थिति है कि राज्यसभा से भी 2/3 बहुमत, अर्थात ये आधे से काम नहीं चलने वाला है, 2/3 बहुमत प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। अगर 500 अगर देखा जाए तो कम से कम 350 लोगों की आवश्यकता है, और इसमें भी 350 लोगों की आवश्यकता है। इसके अलावा लोकसभा राज्यसभा के बाद जो है राज्यों के विधानमंडलों से, राज्यों के विधानमंडलों से भी कहीं ना कहीं यह जो है 2/3 बहुमत से पारित होना जो है कानून का बहुत ही आवश्यकता है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति जो है उसको मंजूरी देता है, फिर संविधान में संशोधन हो जाता है। बात यहाँ पर बहुत ही पॉइंट वाली है कि जो गोलकनाथ या फिर केशवानंद भारती का अगर जब आप केस पढ़ेंगे तो उसमें यही एक चीज़ बात कही गई कि जो अनुच्छेद 13 है या 13 जो है, इसका जो है बताया गया कि उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि यह भी तो कानून है। लोकसभा राज्य जो संविधान में जो संशोधन हो रहा है वह भी तो कानून है, क्योंकि वह जो है इसका अधिग्रहण कर रहा है, कहीं ना कहीं अतिक्रमण कर रहा है। और देखा जाए तो जिसे धारा जो अनुच्छेद 31 है, संपत्ति का अधिकार और मौलिक अधिकारों की बात की, 9वीं अनुसूची की बात की जाए तो उस पर कहीं ना कहीं वह आघात पहुंचा रहा है, उसको जो है कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। तो सरकार ने एक अपनी बात कही, उसने कहा कि इसमें सिर्फ लिखा गया है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून है, जो राज्यों द्वारा जो कानून बनाया जाता है विधानमंडल द्वारा, उन सब का कोई अध्यादेश है, कोई विनिमय है। इस प्रकार से उसने कहा कि जो संविधान में संशोधन हो रहा है 368 के, ये कानून नहीं है, संविधान में तो संशोधन हो रहा है। बात यहीं पर आकर अटक गई कि आखिर संविधान में जो संशोधन हो रहा है वो कानून है या नहीं है। संसद का कहना था, सरकार का कहना था कि ये कानून नहीं है, अनुच्छेद 13 का जो है ये उल्लंघन नहीं हो रहा है, मौलिक अधिकारों में हम परिवर्तन कर रहे हैं। और बात यहीं पर जो है आ गई। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद कहीं ना कहीं सरकार में हलचल मच गई। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी आप जानते हैं कहीं ना कहीं एक जिद्दी प्रधानमंत्री थी, एक तानाशाह थी। और इंदिरा गांधी कहा जाता है कि वह सिर्फ भारत के इतिहास को नहीं बल्कि भूगोल को भी बदलने की शक्ति रखती थी। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि उन्होंने एक
24वां संविधान संशोधन लाया, 24वां संविधान संशोधन किया और उसमें उन्होंने कहा कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तब भी वह कानून माना जाएगा। अब यहीं से एक बहुत बड़ी बात आ गई कि संविधान बड़ा है या संसद बड़ी है, अर्थात सरकार या कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में एक टकराव आ गया। और वहीं से सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे और सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका से जुड़े हुए जो भी जजमेंट देने वाले जज थे, उनके अंदर एक कहीं ना कहीं चिढ़ आ गई कि अब तो ये सरकार जो है कहीं ना कहीं अपना मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करके अपना आधिपत्य जो है जमाना चाहती है। बात वहाँ पर सरकार और न्यायपालिका के बीच में चल रहा है या गृह युद्ध कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, मामला बिगड़ता ही जा रहा था। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी और बहुमत से वह जो है फिर से शासन में आ गई। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर से स्थितियां बदलने लगी, लेकिन उधर कहीं ना कहीं सरकार भी न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं इस बात की इंतजार कर रही थी, वह प्रतीक्षा कर रही थी कोई ऐसा मामला आए जिससे वह जो है सरकार को सबक सिखा सके। और उसी समय एक मामला आ गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का। हम बताते हैं केशवानंद भारती कौन थे। केशवानंद भारती एक मठ था और उस मठ के वह स्वामी थे केरल राज्य में। और आप जानते हैं कि 1967 के आसपास जो है कि वामपंथी सरकार बनी और उसने एक भूमि सुधार अधिनियम लाया। भूमि सुधार अधिनियम के तहत उसने एक काम किया कि 9वीं अनुसूची में उसने जो है अपने भूमि सुधार अधिनियम को डाला और फिर केशवानंद भारती का जो है मामला आ गया। इनके पास 1000 एकड़ की ज़मीन थी और वो मठ के नाम थी, मतलब एक धार्मिक संस्थान था वह। अब यहीं पर आप समझिए कि धार्मिक संस्थानों को अनुच्छेद 26 कहीं ना कहीं उनको देता है कि उनकी संपत्ति के रखरखाव, उसका प्रबंधन करने की शक्ति देता है अनुच्छेद 26। और जब 1000 एकड़ की ज़मीन को लेकर के उसे 25 एकड़ बना दिया सरकार ने, तो केशवानंद भारती साहब इनके मित्र थे नाना पालकीवाला, और उनके पास चले गए। नाना पालकीवाला से उन्होंने कहा कि साहब देखिए सरकार ने हमारी इस ज़मीन को ले लिया। उसके बाद जो है केशवानंद भारती का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए नाना पालकीवाला, और उन्होंने जो सबसे पहला जो है बात रखी वह अनुच्छेद 26 की रखी। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक संस्था में जितनी भी ज़मीन है उस ज़मीन के रख रखाव का जो काम है उसको, उसके अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, और उसको जो है छीनने का काम जो है या सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं यह बात जो है पूरी तरीके से अवैध है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और उसी में यह बात जो है अनुच्छेद 13 और 368 का भी उठा, और कुल मिलाकर 13 जजों की एक बेंच बैठी और एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया 24 अप्रैल 1973 को 7-6 के अनुपात से फैसला आया। 7 जजों ने जो जजमेंट दिया और 6 जजों ने उसके विपक्ष में दिया। तो कुल मिलाकर यह था कि सरकार ने कहा कि अब बस हो चुका है आपका काम, अब इसके बाद आप मौलिक अधिकारों पर जो है अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। केशवानंद उस केस को हार गए। सरकार ने जो उनकी ज़मीन अधिग्रहण की थी उसे सरकार ने ले लिया, लेकिन न्यायपालिका ने कहा, जज ने कहा कि देखिए अब आपकी बात जो है बहुत हो चुकी, अब आप जो है सरकार के थोड़ा सा अब संसद द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से उसे रद्द माना जाएगा। सरकार ने को जो है चेतावनी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का एक उसने दिया, बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत संरचना, जिसमें उसने कहा कि अगर इन सब चीज़ों पर कोई भी संसद, कोई भी सरकार कानून बनाने की कोशिश करती है और उन सब पर कोई ना कोई नकारात्मक असर पड़ता है तो हम उसको जो है अवैध करार देंगे। और सबसे पहले उसने कहा कि मौलिक अधिकार, दूसरा उसने कहा स्वतंत्र न्यायपालिका, तीसरा उसने कहा कि धर्मनिरपेक्षता, और उसके बाद उसने कहा कि चुनाव आयोग।
इन सब पर अगर कोई भी टकराव वाली स्थिति आती है, अगर इन सब बेसिक स्ट्रक्चर पर किसी प्रकार की दिक्कत आती है, संसद इन सब को जो है कानून बना करके इनको प्रभावित करने की कोशिश करती है, तो निश्चित रूप से उस कानून को जो है रद्द कर दिया जाएगा। सरकार ने उनसे पूछा न्यायपालिका से कि बताइए कि भैया कि ये जो बता रहे हो इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ पर हम जो है नहीं लगा सकते हैं। तब न्यायपालिका भी बहुत चालाक थी, बहुत चतुर थी। उसने कहा कि साहब हम समय समय पर इसको बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अगर अभी बता देंगे तो आप बहुत ही चालाक हैं, जो है उसको जो है लिख लेंगे, इसलिए अभी हम नहीं बताएंगे। हम समय समय पर इसका जो है रख रखाव करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आखिर किन किन मुद्दों पर आपको जो है कानून नहीं बनाना है। और उस ऐतिहासिक फैसले के बाद ये हुआ कि मौलिक अधिकारों सहित बेसिक स्ट्रक्चर पर अगर संसद जो है कानून बना करके उसे प्रभावित करने की कोशिश करती है, खुद को तानाशाह बनाने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो निश्चित रूप से इस कानून को जो है रद्द माना जाएगा। यह लोकतंत्र की जीत थी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में केशवानंद इस केस को हार गए, लेकिन केस को हारने के बाद भी वह बाजी जीत गए। लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बना ली। कहीं ना कहीं लोकतंत्र के इस विशाल संरचना में उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई जिस ऐतिहासिक निर्णय को जो है आज भी एक महत्वपूर्ण जजमेंट के रूप में माना जाता है। कानून बन गया कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। व्यक्ति का जो मौलिक सिद्धांत, मौलिक अधिकार है, वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।